हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं 11th क्लास व्यष्टि अर्थशास्त्र का एक नया चैप्टर जिसका नाम है मांग की लोच। जैसा कि जब मैंने आपका चैप्टर स्टार्ट करवाया था मांग का सिद्धांत, तभी मैंने आपको बताया था कि ये जो हमारी मांग वाला चैप्टर है इसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड करा हुआ है। एक हमारा मांग का सिद्धांत है जो हम लोग पढ़ चुके हैं, अगर आपने उसकी वीडियोज़ नहीं देखी वो भी देख लेना। और दूसरा जो हमारा चैप्टर रहेगा वो रहेगा मांग की लोच। अब मांग की जो लोच है ये पूरा चैप्टर भी दो पोर्शन के अंदर है, एक इसमें बहुत सारी थ्योरी है और दूसरा इसका न्यूमेरिकल है। तो मांग की लोच में सबसे पहले मैं आज की क्लास में थोड़ी थ्योरी कवर करवा दूंगा और अगली क्लास में कुछ थ्योरीज बच जाएगी वो कवर कर लेंगे, और लास्ट क्लास के अंदर मांग की लोच के ऊपर जितने न्यूमेरिकल्स होंगे वो हम लोग कवर कर लेंगे। तो आज की क्लास के अंदर हम स्टार्ट कर रहे हैं मांग की लोच, यानी कि मांग की कीमत लोच ही बोल सकते हैं। तो अभी क्यों बोल रहे हैं मांग की कीमत लोच आगे हम समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला जो इसके अंदर हमारा टॉपिक रहेगा, सबसे पहला जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा मांग की लोच की अवधारणा। मांग की लोच का मतलब क्या है? देखो, मैंने आप लोगों को बताया था कि किसी भी वस्तु की मांग बहुत सारी चीज़ों से प्रभावित होती है। किसी वस्तु की मांग, अगर उस वस्तु की कीमत में परिवर्तन हुआ तो मांग में परिवर्तन हो सकता है। उपभोक्ता की आय में परिवर्तन होता है तो भी मांग में परिवर्तन होता है। संबंधित वस्तुओं की कीमत में परिवर्तन हो जाए, अभिरुचि, फैशन, प्राथमिकता में परिवर्तन हो जाए, परिवार में सदस्यों की संख्या में परिवर्तन हो जाए, यानी कि किसी वस्तु की मांग को प्रभावित करने वाले बहुत सारे तत्व होते हैं। ये तो आपको पता है, हमने मांग के सिद्धांत वाले चैप्टर में पढ़ा। तो जब किसी वस्तु को प्रभावित करने वाले तत्वों में परिवर्तन होता है तो कहीं ना कहीं वस्तु की मांग पर भी प्रभाव पड़ता है। तो इसी को हम लोग कहते हैं मांग की लोच, यानी कि मांग को प्रभावित करने वाले तत्व जब परिवर्तन होते हैं तो मांग भी परिवर्तन हो जाता है, जिसे हम लोग मांग की लोच कहते हैं। मांग की लोच मांग को प्रभावित करने वाले तत्व, मांग को प्रभावित करने वाले तत्व में परिवर्तन के फलस्वरूप वस्तु की मांगी गई मात्रा में होने वाले परिवर्तन के विस्तार की मात्रा को मापती है। तो सिंपल सी बात है कि किसी वस्तु की मांग को प्रभावित करने वाले तत्वों में जब परिवर्तन होता है तो वस्तु की मांग में भी परिवर्तन आता है, जिसे हम मांग की लोच कहते हैं, ठीक है। अब आ जाता है मांग की लोच के प्रकार। मांग की लोच तीन प्रकार की होती है। पहला मांग की कीमत लोच, दूसरा मांग की आय लोच, और तीसरा मांग की आड़ी या फिर तिरछी लोच। तो मांग की कीमत लोच का मतलब क्या होता है कि किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने से मांग में अगर परिवर्तन हो जाए तो उसे हम मांग की कीमत लोच कहते हैं। अगर किसी उपभोक्ता की आय में परिवर्तन से वस्तु की मांग पर प्रभाव पड़ रहा है तो इसे हम लोग मांग की आय लोच कहते हैं। और मांग की किसी वस्तु की संबंधित वस्तु की कीमत में परिवर्तन से अगर मांग पर प्रभाव पड़ता है तो इसे मांग की आड़ी लोच कहते हैं। ठीक बच्चों, हमें स्टार्ट करना है मांग की कीमत लोच। देखो, मैंने आपको बताया कि मांग की लोच के तीन प्रकार होते हैं, मांग की कीमत लोच, मांग की आय लोच और मांग की तिरछी लोच। जिसमें से मांग की आय लोच और मांग की तिरछी लोच हमारे सिलेबस में नहीं है, तो हमारे सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ क्या है, मांग की कीमत लोच। तो हम लोग अब मांग की कीमत लोच के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। मांग की कीमत लोच की श्रेणियाँ क्या होती हैं, मांग की कीमत लोच का अर्थ क्या होता है, मांग की कीमत लोच किन किन चीज़ों से प्रभावित होती है, और इसके अलावा हम लोग सीखने वाले हैं मांग की कीमत लोच के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस, यानी कि न्यूमेरिकल्स, ठीक है। तो आज की क्लास में हम मांग की कीमत लोच का सबसे पहले अर्थ सीखने वाले। मांग की कीमत लोच का अर्थ ऑलरेडी हम वैसे पढ़ ही चुके हैं। मांग की कीमत लोच का अर्थ क्या होता है कि जब कीमत में परिवर्तन होता है तो मांग में जो भी प्रभाव पड़ता है उसे मांग की कीमत लोच कहते हैं। वस्तु की अपनी कीमत में परिवर्तन के कारण वस्तु की मांग में परिवर्तन वस्तु की कीमत लोच कहलाती है। यानी कि वस्तु की कीमत में परिवर्तन होता है तो जब उसकी मांग परिवर्तन होती है कीमत की वजह से तो उसे मांग की कीमत लोच कहते हैं। अब जरा हम आ जाते हैं मांग की कीमत लोच की श्रेणियाँ या फिर स्थितियाँ क्या होती है। देखो, किसी वस्तु की, अब जनरली ऐसा नहीं होता कि हर वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसकी जो मांग होती है वो कम हो जाती है। हर वस्तु के साथ अलग अलग है, यानी कि हर वस्तु की कीमत जब बढ़ती है तो हर वस्तु का रिस्पॉन्स कुछ ना कुछ अलग होता है। तो अब हमें समझना है कि टोटल कितने तरीके से, यानी कि किसी वस्तु की कीमत अगर बढ़ेगी या किसी वस्तु की कीमत अगर कम होगी तो वो टोटल कितने तरीके से रिस्पॉन्स कर सकता है, यानी कि टोटल कितने तरीके से चेंज हो सकता है, ठीक है। इसी को हम लोग कहते हैं मांग की कीमत लोच की श्रेणियां या फिर स्थितियां। सबसे पहला होता है पूर्ण लोचदार, उसके बाद होता है पूर्ण बेलोचदार, फिर इकाई के बराबर लोचदार, फिर इकाई से अधिक लोचदार और इकाई से कम लोचदार। यानी कि किसी भी वस्तु की
कीमत जब बढ़ती है या फिर कम होती है तो वो टोटल इन 5 तरीके से ही रिस्पॉन्स कर सकती है। सिंपल, अगर किसी वस्तु की कीमत बढ़ गई या कम हो गई तो उस वस्तु की मांग में इन 5 में से ही कोई एक चीज निकलकर सामने आएगी। उस चीज वस्तु की मांग में इन 5 में से ही कोई एक चीज निकलकर सामने आएगी। सबसे पहला पूर्ण लोचदार। अब ये पूर्ण लोचदार क्या है? जब वस्तु की कीमत में परिवर्तन ना हो परंतु मांग में परिवर्तन हो जाए तो उसे हम लोग पूर्ण लोचदार के नाम से जानते हैं। कई बार ऐसा हुआ है कि किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन नहीं होता लेकिन उसकी मांग में अचानक परिवर्तन हो जाता है। अब देखो, अभी गर्मियों का टाइम चल रहा है तो बच्चे आइसक्रीम वगैरह बहुत ज़्यादा प्रीफर कर रहे हैं, लोग भी, है ना। तो आपने देखा होगा जो आइसक्रीम ठंड में 20 रुपये की मिल रही है वो अभी भी 20 रुपये की मिल रही है। यानी कि ठंड में आइसक्रीम बहुत कम लोग खरीदते हैं। हालांकि 20 रुपये का उस टाइम भी मिल रहा था और अभी भी 20 रुपये का मिल रहा है, लेकिन जैसे ही गर्मी आती है लोग अचानक उसकी डिमांड करनी क्या कर देते हैं, शुरू कर देते हैं, अचानक उसकी मांग बढ़ा देते हैं। यानी कि आइसक्रीम की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं आया लेकिन लोगों ने अचानक उसकी मांग को क्या करना शुरू कर दिया, बढ़ाना शुरू कर दिया। तो इसे हम लोग कहते हैं पूर्ण लोचदार। यानी जब वस्तु की कीमत में परिवर्तन नहीं होता लेकिन फिर भी क्या कर देते हैं, लोग उसकी मांग को या तो अचानक बहुत बढ़ा देते हैं या फिर कम कर देते हैं। तो उसे हम लोग कहते हैं पूर्ण लोचदार मांग। उसे हम लोग क्या कह देते हैं, पूर्ण लोचदार मांग। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी पूर्ण लोचदार मांग का मतलब क्या होता है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं इसकी तालिका पे। देखो, कीमत में चेंज नहीं हुआ लेकिन मांग में परिवर्तन आ गया। इसका जो डायग्राम होगा वो कैसा बनेगा, देखो यहां पर आपको दिखाना है मांग और यहां पर आपको दिखाना है कीमत। इसका जो मांग वक्र बनेगा वो इन्फिनिटी बनेगा, ईडी बराबर इन्फिनिटी। अब जब मैं न्यूमेरिकल करवाऊंगा तो मैं इनको कैलकुलेट करके भी आपको समझा दूंगा कि इनकी वैल्यूज कैसे आती है। ठीक है, यहां पर देखो ये है प्राइस। ठीक है, यहां पर प्राइस एक जैसा होता है, चाहे मान के चलता हूं यहां पर मांग है 100, यहां पर मांग है 200, यहां पर मांग है 300, यहां पर मांग है 400। मांग आप चाहे कितना भी बढ़ा दो लेकिन कीमत हमेशा सेम रहेगी, इसलिए डायग्राम ऐसा बनेगा। तो कोई भी आपसे पूछता है कि पूर्ण लोचदार का मांग वक्र कैसा बनता है तो हम बोलेंगे एक्स अक्ष के समानांतर बनता है और यहां पर मांग के लोच की वैल्यू क्या होती है, इन्फिनिटी। तो ये दो बातें आप याद रख लेना। एक होता है पूर्ण बेलोचदार मांग। पूर्ण बेलोचदार का मतलब क्या होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि कीमत में बहुत परिवर्तन होता है लेकिन फिर भी उसकी मांग पर प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, दवाइयों में देखो, अगर दवाइयों की कीमत चेंज होगी तो क्या उसकी मांग पर प्रभाव पड़ेगा, बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनकी कीमत में अगर आप परिवर्तन भी कर दो तो भी उनकी मांग पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे कि नमक भी अगर आप नमक की कीमत चेंज कर देते हो, बढ़ा देते हो, घटा देते हो तो उसकी मांग पर ज्यादा प्रभाव देखने के लिए आपको नहीं मिलेगा। तो ऐसी वस्तु जिसकी कीमत में परिवर्तन होता है परंतु उसकी मांग में परिवर्तन नहीं होता उसे पूर्ण बेलोचदार कहते हैं। जब वस्तु की कीमत में परिवर्तन हो परंतु मांग स्थिर रहे या फिर मांग में बहुत ही कम परिवर्तन हो। क्लियर हो गया? आप यहां पर समझेंगे, यहां पर मान लेता हूं ये कीमत है 10 रुपए, ये कीमत है 20 रुपए, ये कीमत है 30 रुपए, ये कीमत है 40 रुपए। चेक करो कीमत बढ़ रही है या फिर कीमत कम हो रही है, मांग हमेशा कैसी है, एक जैसी। इसलिए यहां पर जो मांग वक्र है कैसा है, वाई अक्ष के समानांतर है। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन भी आ जाता है, पूर्ण लोचदार का मांग वक्र कैसा बनता है, एक्स अक्ष के समानांतर। पूर्ण बेलोचदार का मांग वक्र कैसा बनता है, वाई अक्ष के समानांतर। और यहां पर मांग के लोच की वैल्यू आती है 0। ठीक है, तो पूर्ण लोचदार में मांग की लोच की वैल्यू आती है इन्फिनिटी, अनंत। यहां पर मांग के लोच की वैल्यू आती है 0। इसका जो रेखा चित्र होता है वो एक्स अक्ष के समानांतर होता है, इसका जो रेखा चित्र होता है वो वाई अक्ष के समानांतर होता है। नेक्स्ट नंबर पे इकाई के बराबर लोचदार। इकाई के बराबर लोचदार का मतलब क्या होता है, जब मांग तथा कीमत में प्रतिशत परिवर्तन बराबर होता है तो उसे हम लोग इकाई के बराबर लोचदार कहते हैं। यानी कि अगर किसी वस्तु की कीमत 10% बढ़ जाती है और उस वस्तु की मांग 10% कम हो जाती है, यानी दोनों में बराबर चेंज हुआ, तो इसे कहते हैं इकाई के बराबर लोचदार। ठीक है, तो यही चीज बोला गया, जब मांग तथा कीमत में बराबर प्रतिशत परिवर्तन होता है तो उसे हम इकाई के बराबर लोचदार कहते हैं। जैसे चेक करो, कीमत कितने % कम हो रही है, 50%, और मांग कितने % बढ़ रही है, 50%। तो ये इसी को हम कहते हैं इकाई के बराबर लोचदार। अगर आपको ये नहीं पता चल रहा कि 50% कैसा है तो देखो यहां पर चेंज कितना आया, 5 रुपए का। स्टार्टिंग में कीमत कितना था, 5 रुपए, इसे इंटू कर दो आप 100 से, तो यह आपका निकल जाएगा कितने %, 50%। तो देखो कीमत में 50% चेंज आया।
आप इसी तरह से मांग का भी निकाल सकते हो। कितने रुपए का चेंज आया है? 50 रुपए का चेंज आया है। स्टार्टिंग में कितने रुपए था? 100 और इनटू में कर दो 100, तो ये कट जाएगा, ये आ गया आपका 50। क्लियर? तो चेक करो 50% कीमत में चेंज है और 50% ही मांग में भी चेंज है। तो इसी को हम कहते हैं इकाई के बराबर लोचदार। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, इकाई के बराबर लोचदार जो होता है उसका रेखा चित्र कैसा बनता है? उसके रेखा चित्र का नाम होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। आपको याद रख लेना बस इस नाम, क्या नाम होता है इसका? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है इकाई के बराबर लोचदार का मांग वक्र कैसा बनता है, तो हम बोलेंगे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। यानी कि ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों की तरफ बराबर झुका हुआ होता है, ठीक है। और यहां पर ईडी की जो वैल्यू होती है वो 1 के बराबर, यानी मांग की लोच का मूल्य कितना होता है? 1 के बराबर। क्वेश्चन आ जाता है एक एक नंबर का। पूर्ण लोचदार में मांग की लोच का वैल्यू क्या होता है? इन्फिनिटी। और पूर्ण बेलोचदार में मांग की लोच का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है? ईडी बराबर 0। और इकाई के बराबर लोचदार में मांग की लोच का जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 1 के बराबर। इसका रेखा चित्र एक्स अक्ष के समानांतर होता है, इसका वाई अक्ष के समानांतर होता है और इसका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। एक होता है इकाई से अधिक लोचदार। इकाई से अधिक लोचदार का मतलब क्या है? यहीं पर समझ लो, जब मांग में प्रतिशत परिवर्तन ज्यादा होता है और कीमत में प्रतिशत परिवर्तन कम होता है, तो इसी को हम कहते हैं इकाई से अधिक लोचदार, ठीक है। अच्छा, इकाई से अधिक लोचदार जिसमें मांग में प्रतिशत परिवर्तन ज्यादा है और कीमत में प्रतिशत परिवर्तन कम है। कई बार ऐसा होता है कि कीमत में बहुत हल्का सा चेंज होता है लेकिन मांग में बहुत ज्यादा चेंज आ जाता है, तो इसी को हम लोग कहते हैं इकाई से अधिक लोचदार। इकाई से अधिक लोचदार का जो मांग वक्र होता है ना, वो चपटा होता है किसकी तरफ? ये देखो एक्स एक्सिस है, ये देखो ये एक्स एक्सिस की तरफ झुका हुआ होता है, एक्स एक्सिस की तरफ चपटा होता है। जबकि इकाई से कम लोचदार वाला जो होता है वो वाई एक्सिस की तरफ ज्यादा चपटा होता है, इधर की साइड थोड़ा सा गिरा हुआ होता है। वाई एक्सिस की तरफ इसका मुंह ज्यादा होता है और इसका मुंह एक्स एक्सिस की तरफ ज्यादा होता है। सेम ऐसे ही इकाई से कम लोचदार का मतलब क्या होता है? जब मांग में प्रतिशत परिवर्तन, मांग में प्रतिशत परिवर्तन कैसा होता है? ये आप थोड़ा सा 50 लिखना था मुझे। हाँ, जब मांग में प्रतिशत परिवर्तन कम होता है और कीमत में प्रतिशत परिवर्तन कैसा होता है? ज्यादा होता है, तो इसे हम इकाई से कम लोचदार मांग कहते हैं। यहाँ पर ईडी की वैल्यू 1 से ज्यादा यानी कि इकाई से अधिक लोचदार होती है और यहाँ ईडी की वैल्यू 1 से कम यानी कि इकाई से कम लोचदार होती है। और इसका जो मांग वक्र होता है वो वाई एक्सिस की तरफ ज्यादा झुका हुआ होता है। क्लियर हो गया? तो आपने क्या करना है, मांग के लोच की जो श्रेणियां हैं, टोटल 5 श्रेणियां हैं, पांचों के डेफिनेशन, ठीक है, पांचों का शेड्यूल और पांचों के वैल्यू क्या क्या होती है, पांचों की वैल्यू क्या क्या होती है वो, और पांचों के रेखा चित्र की जो शेप होती है वो कैसे होती है वो आपको पता होना चाहिए। इसका एक्स अक्ष के समानांतर, इसका वाई अक्ष के समानांतर, इसका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, और इसका एक्स एक्सिस की तरफ चपटा होता है और इसका वाई एक्सिस की तरफ चपटा होता है, ठीक है। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन भी आ जाता है, पूर्ण लोचदार और बेलोचदार में डिफरेंस बताओ। क्या करना है, इन दोनों को एक तरफ इसको लिख देना है, एक तरफ इसको लिख देना है। कई बार आता है इकाई से अधिक और इकाई से कम लोचदार को लिखो। कई बार एग्जाम में ऐसे बोल देता है कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मांग को समझाइए, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मांग को समझाइए, तो आपको फिर समझ जाना है कि इकाई लोचदार को हमें, इकाई के बराबर लोचदार मांग को हमें समझाना है। तो बच्चों, आज की क्लास में मैंने आपको 2 चीजें समझाई, मांग की कीमत लोच का अर्थ क्या होता है और मांग की कीमत लोच की कितनी श्रेणियां होती हैं। तो आज की क्लास के अंदर बच्चों इतना ही।